हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के सत्र 2018 के प्रश्न पत्र की। ये 2018 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका पेपर है। आज मैं आपको इनके 15 प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूं और बाकी वाले जो 15 प्रश्न हैं यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक जो हैं वो कल यानी अगले दिन जो है सॉल्व करवाए जाएंगे। तो हमेशा हम इस चैनल पर बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। आपसे दोस्तों केवल इतना ही निवेदन है कि आप इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं तो कम से कम आप हमें 5 मिनट ज़रूर दें इसे शेयर करने में और अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक भिजवाने में। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया। आपको इन प्रश्नों से ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का स्तर क्या रहता है। पहला प्रश्न है, वह गुणसूत्र विचलन का प्रकार जो जीन की संख्या को नहीं बदलता उसे कहते हैं। यानी आपको गुणसूत्रीय विचलन का यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का ऐसा प्रकार बताना है जिसमें जीन की संख्या समान बनी रहती है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले है विलोपन। विलोपन का मतलब जानते हो आप, ये पूछा भी जा सकता है कि विलोपन से क्या अभिप्राय है। जैसे मान लो गुणसूत्र पर एक जीन है ए, दूसरी बी, सी और डी, ये 4 जीन है। अब मान लो कि यहाँ पे इस गुणसूत्र के अंदर विचलन हुआ और ये जीन ए डिलीट हो गई, तो इसे बोलते हैं विलोपन। तो विलोपन में तो जीनों की संख्या घट जाती है, विलोपन में तो डिलीशन हो जाता है, डिलीट हो जाती जीन। तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। फिर अगला क्या है, देखो अगला है डुप्लीकेशन, द्विगुणन। द्विगुणन में क्या होगा, जैसे जीन ए बी सी डी है ना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये जीन है ए बी सी डी, तो द्विगुणन की स्थिति में क्या होगा, एक नई जीन यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे एक नई जीन जुड़ गई ई, ठीक है, तब भी संख्या बढ़ गई। भाई विलोपन में घट गई और द्विगुणन में बढ़ गई तो संख्या तो बदल ही गई ना। फिर है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब समझे। प्रतिलोमन का मतलब ये है कि जैसे एक जीन है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई, ये जीन है किसी गुणसूत्र पर। मान लो कि डी बी की जगह आ जाए और बी डी की जगह चली जाए। अगर इस तरह का बदलाव हो तो आप मुझे बताओ जीनों की संख्या बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। फिर भी गुणसूत्र में विचलन हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। इसलिए ऐसे विचलन को प्रतिलोमन या इन्वर्सन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर यही है, इन्वर्सन। फिर भी स्थानांतरण का मतलब जान लो, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब यह है कि जैसे ये जीन है ई, ये जीन यहाँ से स्थानांतरित हो जाए और इसके पड़ोसी किसी दूसरे गुणसूत्र पर चली जाए। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं अपन क्या, ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना। तो विलोपन में क्या हुआ, जीन डिलीट होती है। द्विगुणन में किसी एक जीन की एक्स्ट्रा प्रति बन जाती है, जैसे अगर यहाँ डी है तो डी डबल हो जाएंगे, या ई है तो ई डबल हो जाएंगे। प्रतिलोमन में क्या होता है, जीन तो संख्या तो बराबर रहती है लेकिन जीन अपने स्थान को चेंज करते हैं, एक दूसरे की जगह दूसरा पहले की जगह। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का अद्वितीय डीएनए अंगुली साफ होता है। डीएनए अंगुली साफ का मतलब है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये कह रहा है हर एक व्यक्ति का डीएनए का एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, इसका कारण देखो, एक बात तो आप ये मान लो कि अपने डीएनए के ऊपर कुछ रिपीटेड सीक्वेंट होते हैं। ठीक है ना, अपना जो डीएनए है इसके कुछ ऐसे सेगमेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जिसे हम वीएनटीआर कहते हैं। ये एग्जाम में आ भी सकता है कि वीएनटीआर क्या है। हर एक व्यक्ति का वीएनटीआर दूसरे से अलग होगा, इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इन वीएनटीआर का ही संबंध सैटेलाइट से है। सैटेलाइट को हिंदी में अनुसंग डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो मिनी सैटेलाइट जो हैं वह निर्धारित करते हैं इस डीएनए की विभिन्नता को, और यह डीएनए की जो विभिन्नता है यही हमारे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ डीएनए फिंगरप्रिंट की विभिन्नता को प्रकट करवाते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि मानव प्रजाति में 99% डीएनए तो समान है। यानी आप का अड़ोसी पड़ोसी कोई भी मित्र वगैरह, आपका डीएनए 99% तो उसके जैसा ही है, क्योंकि हम सब के पास में 46 क्रोमोसोम है।
ठीक है ना। तो 1% से भी कम हमारा जो डीएनए है वो वेरिएशन वाला है, और वो छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। इसलिए हमारे कभी भी डीएनए फिंगरप्रिंट एक दूसरे के समान नहीं होते। तो इसका कारण तो फिर ये सभी हो गए कि भाई मिनी सैटेलाइट की संख्या, स्थान, माप, ये सभी घटक जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्धारण करते हैं। तो सही ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, मैं इस जानकारी को डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से आप कुछ नए प्रश्न बनाना सीखिएगा। ये 2018 बीएससी नर्सिंग का पेपर है जो 2018 में हुआ था। मैंने 2019 और 2020 का पेपर पूरी तरह से सॉल्व करवा करके और डाल दिया है यूट्यूब पर, तो वो भी आप एक बार देख लें। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में आपको जो है इसकी और लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, पुराजीवी महाकल्प के कौन से काल में पहले कशेरुकी प्रकट हुए। अब पहली बात तो आपको यह जान लेना है कि कशेरुकी का मतलब क्या होता है। कशेरुकी का मतलब यह हुआ कि जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। ठीक है, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो रीढ़ की हड्डी। अब आप मुझे बता दो, मानव वर्टिब्रेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना। अगर मैं कहूं पशु वर्टिब्रेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना। तो जिनके पास में रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना है वो वर्टिब्रेट है। ठीक है। लेकिन देखिए, आपने जंतुओं के संघ पढ़े होंगे, तो यदि आपसे कोई पूछ भी ले कि जंतुओं के संघ कौन कौन से हैं, तो आपको बताना आना चाहिए कि जंतुओं को बड़े तौर पर अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो कोर डेटा और दूसरा नॉन कोर डेटा। ठीक है ना। कोर डेटा के अंदर तो वे जीव आएंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, मतलब जो पीठ है वाला जो भाग होता है, पृष्ठ वाला भाग, वहां पे एक केंद्रीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है जिसे हम मेरु रज्जु भी कहते हैं हमारे शरीर के लिए। और उसी के बाहर हमारी कशेरुकाएं हैं जो रीढ़ की हड्डी बना रही है। इसी तरह की संरचना मत्स्य में है, ऐसी सांपों में है, ऐसी पक्षियों में यानी एवीज में है। इसलिए हम सब कोर डेटा है। जबकि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडास, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ठीक है ना, ये जो है आपके ये नॉन कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन का कुछ प्रकार अलग भी हो सकता था। तो सबसे पहले पेलियोजोइक एरा जो है उस एरा के कौन से महाकल्प के अंदर कशेरुक जीव प्रकट हुए थे। तो अब इसके लिए आप इन महाकल्पों के बारे में पहले जान लीजिएगा कि डेवोनियल काल में कौन से थे, ठीक है, सिलूरियन में कौन से थे। ठीक है, इसके लिए तो आपको स्पेसिफिक विकास वाला जो टॉपिक है ना, इवोल्यूशन, वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑर्डोविशियन। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य के विकास के संदर्भ में निम्न में से किसके गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। गुफाओं की दीवारों पर किसके चित्र मिलते हैं। तो देखिए, आपको प्यारे बच्चों, ये पहले ये जान लेना है कि मानव का वंश कौन सा है। होमो। भाई मनुष्य का वंश कौन सा है? होमो। और जाति कौन सी है? सेपियंस। वर्तमान समय की बात करूं तो हम होमो सेपियंस है। लेकिन होमो वंश की कुल कितने सदस्य हैं जिनके जीवाश्म मिले हैं? तो देखो, आप एक क्रम याद रखना। हेंस, हेंस से आपको क्या याद रहेगा? एच फॉर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथल, फिर होमो सेपियंस। तो अगर आपको इसका क्रम भी पूछ ले तो भी आपको याद रखना पड़ेगा हेबिलस, इरेक्टस, निएंडरथल और सेपियंस। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मानव के संदर्भ में गुफाओं के चित्र तो वो आपको प्राप्त हुए थे। क्रोमेगनन जो मानव था उसके चित्र गुफाओं पे क्या हुए? प्राप्त हुए। इसके बाद में हम अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो निम्न में से कौन डीएनए पॉलीमरेज में नहीं पाया जाता। अब पहली बात तो ये जान लो कि डीएनए पॉलीमरेज है क्या। तो देखो दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए प्रतिकृतियन में भाग लेता है। मतलब जब आपको डीएनए से नया डीएनए बनाना हो, डीएनए से नया डीएनए बनाना हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और जब आप डीएनए से एमआरएनए बनाते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। देखो, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में तो डीएनए से क्या बनता है? डीएनए। और जो है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। ठीक है ना। अब देखिएगा,
तो आपसे अगर कहें कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस में काम आएगा, डीएनए से डीएनए बनाने में कि डीएनए से आरएनए बनाने में, तो याद रखें डीएनए से जब डीएनए बनाओगे उस समय डीएनए पॉलीमरेज काम आएगा, और डीएनए से जब आरएनए बनाओगे तो आरएनए पॉलीमरेज काम आएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है, यहाँ इसने कहा है कि डीएनए पॉलीमरेज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखो, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कौन सी दिशा में काम करता है, 5 डेज टू 3 डेज दिशा में। तो इसका मतलब इसमें भी 5 डेज टू 3 डेज है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 डेज टू 5 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी कभी भी डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इस दिशा में कभी काम ही नहीं करता। ठीक है ना, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। जो डीएनए को सिरों से काटता है वो एक्सोन्यूक्लियस, और बीच में से कट लगाता है वो है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो, अब ये प्रश्न इकोलॉजी का है दोस्तों। तो इकोलॉजी का एक टॉपिक आप जो पारिस्थितिक तंत्र वाला है उसे थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पूछा हुआ है विस्थानिक जाति के संदर्भ में कौन सा सही है। तो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जातियां। समभाषी का मतलब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जातियां। समस्थानिक का मतलब जो आकृति में समरूप हो, जननरिक रूप से अलग हो। और पैट्रिक का मतलब क्या हुआ, ऐसी प्रजातियां जो अलग क्षेत्रों में रहती है और समान सीमा साझा करती है। ये इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है वो है डीएनए टेम्पलेट पर जब एमआरएनए बनता है, ठीक है, तो इसका जो संश्लेषण है उसकी दिशा क्या रहती है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, देखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि डीएनए टेम्पलेट पर जब एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को। अभी मैंने नाम बताया था थोड़ी देर पहले, बताइएगा। देखें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन को ही आप हिंदी में क्या कहते हैं, अनुलेखन। एक अनुवादन प्रक्रिया और होती है, ट्रांसलेशन, अनुवादन। तो एक होती अनुलेखन और एक होती अनुवादन। अनुलेखन में तो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। और अनुवादन में एमआरएनए चला जाता है राइबोसोम पर, वहां जाके क्या बनाता है, प्रोटीन। उसे क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। तो एक बात आप मेरे को बताओ कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्रिक, और उसने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या है जानते हो आप, उसका नाम है सेंट्रल डोगमा। क्या नाम है, सेंट्रल डोगमा, केंद्रीय सिद्धांत। और केंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है, केंद्रीय सिद्धांत ये कहता है कि हमेशा डीएनए से जो आनुवंशिक सूचना निकलेगी वो एक ही दिशा में जाएगी। मतलब डीएनए से तो क्या बनेगा, एमआरएनए, और एमआरएनए आगे जाकर किसका संश्लेषण कराएगा, प्रोटीन का। यानी कभी भी आरएनए वापस डीएनए नहीं बनाता, लेकिन डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के एक ही दिशा में आनुवंशिक सूचना का क्या होता है, संचरण। बड़ी बात यही है। ठीक है, और डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए भी एक ही दिशा में बनता है। और मैं आपसे यहाँ पे, चलो आगे अपन उस बात को जानेंगे। अब प्रश्न ये है कि भाई पसीना, लार और आंसू में उपस्थित लाइसोसोम नहीं है, लाइसोजाइम है, इसे आप करेक्ट कर लो, लाइसोजाइम। ठीक है ना, ये भी यहाँ गलत प्रिंट हुआ है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम जो है किसको नष्ट करता है, प्रश्न ये है। तो देखो, लाइसोजाइम दोस्तों एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पसीने में भी है, लार में भी है और आंसू में भी है। और ये नष्ट वायरस को तो करता नहीं, कवक को तो करता नहीं, विषाणु संक्रमित कोशिका को भी नहीं करता। किसको करता है, जीवाणुओं को। जीवाणुओं को नष्ट करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम हमारे आंसू में है, हमारे स्वेट में है, हमारे सलाइवा में है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा कैंसर कोशिकाओं के अमरत्व का मुख्य कारण माना गया है। यानी कैंसर कोशिका जो है वो लंबे समय तक शरीर के अंदर सरवाइव करती है,
तो आखिर उसका कारण क्या है? तो देखो, एक एंजाइम होता है दोस्तों हमारे पास में, उसका नाम क्या है जानते हो आप? टीलोमरेज। उस एंजाइम का क्या नाम है? टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम जो है, ठीक है ना, वो रेगुलर हमारा जो टीलोमर होता है गुणसूत्र का, उसका अपघटन करता रहता है। इसलिए व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। व्यक्ति के वृद्ध होने का कारण ही कौन सा एंजाइम है जानते हो आप? टीलोमरेज। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ टीलोमरेज के बारे में प्रश्न आया कैंसर कोशिकाओं से रिलेटेड, कि कैंसर कोशिकाओं की अमरत्व का कारण। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो है रीएक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम, यानी टीलोमरेज एंजाइम जब पुनः सक्रिय हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कैंसर कोशिका जो है लंबे समय तक सरवाइव करती है। फिर अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है उसका आंसर आप देंगे दोस्तों। टीकाकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? बताओ, चार ऑप्शन है आपके सामने। लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, कॉर्ल लैंडस्टीनर या जोसेफ मेस्टर के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। बताइएगा, बताइए देखें। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो देखिए, हाँ 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 बिल्कुल, तो अधिकांश बच्चों का आंसर जो है बी है, और बिल्कुल बी ही सही आंसर है, एडवर्ड जेनर। जो लुईस पास्चर के बारे में सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। तो एडवर्ड जेनर जो हैं उसने टीकाकरण की अवधारणा दी, ठीक है। और आपको पता होगा सबसे पहला टीका कौन सा बना था? सबसे पहला टीका चेचक का बना था दोस्तों। उसके बाद में रेबीज का टीका बनाया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। कॉर्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था मालूम है आपको? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ समूह की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। लेकिन जानते हो आरएच कारक की खोज किसने की थी? आरएच कारक की खोज हुई थी मक्का का रिसस बंदर में, और खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एंड विनर ने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? एडवर्ड जेनर। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है उस पे आते हैं दोस्तों। एचआईवी के बारे में प्रश्न आ गया। यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा। एचआईवी का पूरा नाम बताओ देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एचआईवी का पूरा नाम बताइए देखें। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एचआईवी विषाणु से बीमारी कौन सी होती है भाई? एड्स। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं और हो सकता है ये अगली बार एग्जाम में आ जाए। आप मुझे ये बताओ कि एचआईवी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? डीएनए होता है कि आरएनए होता है? आपको पता होना चाहिए दुनिया में जितने भी सजीव है ना, सभी सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन जो ये वायरस है ना, इनमें कुछ विषाणुओं में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी होता है, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एचआईवी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ, बिल्कुल बच्चों के आंसर जो आ रहे हैं वो सही है, और बिल्कुल सही आंसर है, और वो है आर एन ए। एचआईवी में भी क्या होता है? आर एन ए। एक प्रश्न और पूछ लूं फिर आगे चल रहा हूं। वायरस की खोज किसने की थी? आप बता देना कमेंट बॉक्स में। तो देखो इस प्रश्न का आंसर, एचआईवी निम्नलिखित में से किस विषाणु परिवार से आता है? तो ये आता है लेंटी वायरस जीनस से आता है, याद रख लेना, लेंटी वायरस। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं, अगर यहाँ रेट्रो वायरस लिखा होता ना तो फिर रेट्रो सही होता, लेकिन यहाँ रेट्रो नाम नहीं है तो फिर आपको लेंटी वायरस को ही सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो रियो वायरस की कैटेगरी में एक विषाणु आता है जिसे रोटा वायरस कहते हैं। तो रोटा वायरस एक प्रकार का रियो वायरस है, और एचआईवी एक प्रकार का लेंटी या रिट्रो। रिट्रो रिट्रो क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है इसमें उल्टी दिशा में आनुवंशिक सूचना चलती है। आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। जबकि क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोगमा में क्या कहा था? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है
वो है शुद्ध वंश क्रम नस्ल क्या दर्शाती है? बताओ, जेनेटिक आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अगर आपने जेनेटिक पढ़ी है तो वहां जरूर पढ़ा होगा कि मेंडल ने जनक जो पीढ़ी चुनी थी, वो जनक पीढ़ी जो है वो हमेशा शुद्ध ली थी, जबकि F1 पीढ़ी अशुद्ध थी। जहां पर भी दोस्तों जनक पीढ़ी का जिक्र है, शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है होमोजाइगस, मतलब समयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये शुद्ध जनक है, क्यों? समयुग्मजी है। और अशुद्ध का मतलब संकर, हाइब्रिड। ठीक है, तो अब आंसर आपको पता चल ही गया होगा। शुद्ध वंश क्रम नस्ल क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है होमोजाइगस स्थिति को। अब सुनिएगा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला जैव उर्वरक, देखिए दोस्तों, जैव उर्वरक को अपन बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जैव उर्वरक का मतलब जब जीवों का ही उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाए तो उसे जैव उर्वरक कहा जाता है। ठीक है ना? तो एजोला क्या है? एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है दोस्तों। दो और साइनोबैक्टीरिया के नाम बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में? एक होती है नोस्टॉक और दूसरी होती है एनाबीना। और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एल्गी के समान जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इन्हें मोनेरा में रखा गया है। अब आगे चलते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है? बोटुलिनम, अब सुनिएगा, इससे एक बीमारी होती है बोट्यूलिज्म नाम से। ये एक तरह से विषाक्त और विषैला पदार्थ है और इसके लिए ये सभी कथन सत्य है। ये न्यूरोटॉक्सिन भी है, यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। वाटर सोल्यूबल एक्सोटॉक्सिन भी है। और इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव एवाईवीए जीवाणु हैं उनके द्वारा इसका क्या होता है? उत्पादन। अब देखिएगा दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, अब आपके तीन प्रश्न और बचे हुए हैं। अब देखिए, दो भिन्न जीवों के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए के एक ही अनुक्रम को जो है काटने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखो, दो अलग अलग जीवों के रेस्ट्रिक्शन, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है क्या? देखो, इन्हें आणविक कैंची कहते हैं, याद रखना, आणविक कैंची। मोलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। और जानते हो ये एंजाइम किसके अंदर सबसे पहले खोजे गए थे? बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एंजाइम है ये। ठीक है ना? अरे ये